हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिंसा कॉमर्स क्वेस्ट और मैं हूं रईस अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, यानी आज की इस वीडियो के अंदर सिखाया जाएगा कि कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कैसे करती है, यानी वो शेयर्स जो कंपनी ने पहले फोरफिट किए थे लेकिन वो फोरफिटेड शेयर जो पहले से इशूड थे पार पर। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कंपनी शेयर्स को फोरफिट कैसे करती है ओरिजिनली इशूड एट पार, यानी जब कंपनी ने शेयर्स को पार पर फर्स्टली इशू किया था तो कंपनी ने फोरफिट कैसे किए वो मेरी लास्ट वीडियो में है। तो जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आई रिक्वेस्ट सबसे पहले वो वीडियो देखी जाए ताकि उसके बाद ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, इस वीडियो के आखिर तक बने रहना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, कंपनी इशू कैसे करती है। इज दैट क्लियर? तो याद रखना, जब कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करती है इसका मतलब है कंपनी ने शेयर होल्डर यानी ए से तो छीने थे और वो अब कंपनी बी को इशू कर रही है, यानी ए के शेयर जो सबसे पहले कंपनी ने ए को दिए थे अब ए से छीन लिए क्योंकि ए किसी फर्दर कॉल पर फेल हो गया, जिसकी वजह से कंपनी ने उससे शेयर छीने और उसका पैसा भी छीन लिया यानी जब्त कर लिया। अब वो शेयर्स बी को दे रही है, इसको कहते हैं री इशू, यानी दोबारा से कंपनी री इशू यानी रीसेल कर रही है। तो ध्यान रखो, जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो मैंने आपको बोला था पहली क्लास के अंदर, जो मैंने पहली वीडियो थी यानी इंट्रोडक्शन, उसके अंदर मैंने आपको सब कुछ सिखाया था। कंपनी जब इशू करती है तो इशू की 3 टर्म्स होती हैं, चाहे वो इशू का केस हो या री इशू का केस हो, कंपनी की हमेशा 3 टर्म्स होती हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। इज दैट क्लियर? चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो जब कंपनी शेयर्स को रीइश्यू करती है तो 3 टर्म्स समझ में आ गए। तो कैसे? एट पार, जब वो पार पर इश्यू करती है तो इसका मतलब है कि कंपनी पेड अप पर रीइश्यू करती है। तो रीइश्यू के केस के अंदर हमें फेस वैल्यू नहीं देखनी बल्कि क्या देखना है? पेड अप, यानी कंपनी कितना पेड अप कंसीडर कर रही है, कितना पेड अप मानकर और कितने में दे रही है। इसमें हमें 2 वैल्यूज देखनी होंगी। रीइश्यू के केस में 2 वैल्यूज, एक होती है आपके पास पेड अप और दूसरी होती है सेल वैल्यू या इशूड वैल्यू। सेल वैल्यू को ही हम लोग इशूड वैल्यू और इसी को हम लोग इशूड प्राइस कहते हैं, यानी कंपनी इस केस में कितना मान रही है और कितने में दे रही है। तो एट पार का मतलब होगा कि जहां पेड अप वैल्यू और इशूड वैल्यू दोनों बराबर हैं। इट मींस इशूड वैल्यू इक्वल्स टू पेड अप वैल्यू, यानी जितने में वो दे रही है उतनी ही उसकी पेड अप वैल्यू कंसीडर कर रही है। तो एंट्री क्या होगी? तो ध्यान रखो, जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो कंपनी के पास क्या आता है? पैसा आता है। तो जब कंपनी के पास पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड। इज दैट क्लियर? उसके बाद ये सारा पैसा कहां ट्रांसफर हो जाता है? टू शेयर कैपिटल। नाउ अब कंपनी क्या करती है दूसरे केस के अंदर? एट प्रीमियम। दूसरी टर्म्स क्या थी? प्रीमियम। क्या थी दूसरी टर्म्स? प्रीमियम। इज दैट क्लियर? यानी प्रीमियम का मतलब होता है कि कंपनी जितना पेड अप मान रही है उससे ज्यादा का वो इशू कर रही है। इट मींस इस केस में इशूड वैल्यू ज्यादा होगी किससे? पेड अप वैल्यू से। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे कंपनी 75 का शेयर है और उसको 80 में दे रही है। ये तो 75 पेड अप वैल्यू है, जबकि फेस वैल्यू आपकी 100 है। 100 भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है। 75 पेड अप भी हो सकती है, कभी कभी 100 भी पेड अप हो सकती है। तो ध्यान रखना होगा, फेस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। फेस वैल्यू से मतलब सिर्फ कहां पर होता है? इशू में। और ये जो क्लास है ये है री इशू की। ये कौन सी क्लास है? री इशू की। तो री इशू में हमें देखना होगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेड अप, यानी पेड अप कितना है और इशूड वैल्यू कितनी है।
इन दोनों चीजों को देखेंगे। अगर पेड अप ना दे रखी हो तो फिर उस केस में हम लोग फेस वैल्यू को पेड अप मानकर चलते हैं। गॉट इट? तो अब ध्यान रखो, जितना पेड अप है उससे ज्यादा का दे रही है। इट मींस यहां पर 5 रुपए प्लस, यानी एक्सेस अमाउंट ओवर द पेड अप। क्या है? एक्सेस अमाउंट ओवर द पेड अप। जितना एक्सेस होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा। सी ऑन बोर्ड। अब इसके अंदर इशूड वैल्यू मोर देन पेड अप वैल्यू क्या होगी आपके पास बेटा? इशूड वैल्यू पेड अप वैल्यू से ज्यादा होगी। इट मींस 80 और यहां 75, यानी 75 पेड अप है और 80 आपके पास क्या होगी? इशूड वैल्यू। अब एंट्री क्या होगी आपके पास? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एंड टू एसपीआर। और एसपीआर मैं लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ा चुका हूं। एसपीआर मींस होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इज दैट क्लियर? अब जितनी आपके पास पेड अप वैल्यू है वो तो यहां पर जाएगी और जितना प्रीमियम है वो आपके पास एसपीआर में चला जाएगा। और जो आपकी इशूड वैल्यू यानी आईवी, यानी इशूड प्राइस भी कहते हैं आईवी को। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास एट डिस्काउंट। अब कंपनी क्या करती है? डिस्काउंट पर इश्यू कर रही है। किस पर इश्यू कर रही है? डिस्काउंट पर। जब डिस्काउंट पर इश्यू कर रही है तो इसका मतलब है कि इशूड वैल्यू कम है, पेड अप वैल्यू ज्यादा है। गॉट इट? एक केस क्या था? इशूड और पेड अप दोनों इक्वल, तो वो पार कहलाएगा। दूसरा क्या था? इशूड मोर पेड अप लेस, तो प्रीमियम कहलाएगा। डिस्काउंट के केस में क्या होगा? इशूड यहां मोर है, यहां पर लेस हो जाएगा। गॉट इट? यानी कम पर दे रही है। इसी एग्जांपल को मैं फर्दर कंटिन्यू करता हूं, यानी 75 तो पेड अप है और वो इशू करती है 70 में, यानी यहां पर माइनस का 5 है, यानी 5 रुपए का डिस्काउंट उसको दे रही है जो री इशू का केस, यानी फर्दर जो शेयर होल्डर था, यानी न्यू शेयर होल्डर को 5 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। अब बात आती है कि ये जो डिस्काउंट है इसकी भरपाई कैसे होगी, यानी इसका एडजस्टमेंट कहां से होगा? क्योंकि कंपनी का तो लॉस हो जाएगा, कंपनी का लॉस हो जाएगा। और आपको पता आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ नहीं करता कंपनी को डिस्काउंट पर इशू करने के लिए। अगर डिस्काउंट पर इशू करने का होता तो मैं इशू के वक्त भी डिस्काउंट पढ़ाता, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर जब पढ़ाई थी कि इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, लेकिन मैंने वहां इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट नहीं था, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनीज को अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट, लेकिन रीइशू के केस में अलाउ करता है। रीइशू के केस में इसलिए अलाउ करता है कि कंपनी ने जब शेयर्स को फोरफिट किया था तो जिन शेयर होल्डर का पैसा था वो जब्त कर लिया कंपनी ने, यानी अब कंपनी के पास वो पैसा मौजूद है। तो जितना पैसा कंपनी ने फोरफिट किया था उतने रुपए तक डिस्काउंट दे सकती है। तो इन दैट केस when the company reissue the shares at discount, जब कंपनी डिस्काउंट पर क्या करती है? रीइशू, नॉट इशू, रीइशू। जब कंपनी रीइशू करती है डिस्काउंट पर तो उस केस में डिस्काउंट इज अलाउड, यस है, बट अप टू द अमाउंट फोरफिटेड, यानी यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा? जितना पैसा कंपनी ने फोरफिट किया है। इज दैट क्लियर? तो उस डिस्काउंट की जो भरपाई होगी वो होगी आपके पास शेयर फोरफीचर अकाउंट से। सी ऑन बोर्ड। इस केस में क्या होगी आपके पास? इशूड वैल्यू लेस देन पेड अप वैल्यू। ठीक है? अब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड। ये तो आपके पास इशूड वैल्यू से डेबिट होगी, लेकिन अब लॉस हो रहा है ना, क्योंकि आपके इशूड वैल्यू ज्यादा है, सॉरी इशू वैल्यू कम है, पेड अप वैल्यू ज्यादा है। तो जो लॉस होगा उस लॉस की भरपाई होगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां क्या जाता है आपके पास? पेड अप। याद रखना शेयर कैपिटल में हमेशा पेड अप जाता है। मैंने यहां नहीं लिखा, यहां भी पेड अप है और यहां पर इशूड वैल्यू। गॉट इट?
शेयर कैपिटल में यहां भी पेड अप है, यहां भी पेड अप है और यहां भी पेड अप है। अब बात आती है, अगर पेड अप ज्यादा है तो लॉस हो गया, पेड अप कम है यानी पेड अप ज्यादा तो लॉस हो गया, उस लॉस की भरपाई फोरफीचर से कर दी, और पेड अप अगर कम है तो फायदा हो गया। अब जो लॉस है इसे बोलते हैं लॉस ऑन री इश्यू। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लॉस ऑन री इश्यू कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब जो फोरफीट किया था पैसा, जो पैसा उसने फोरफीचर के वक्त, कब? जब शेयर्स को फोरफीट किया था उस वक्त पैसा जब्त किया था, उस पैसे से एडजस्ट कर दिया डिस्काउंट यानी लॉस ऑन री इश्यू। इसी लॉस को हम लोग दूसरे शब्दों में डिस्काउंट भी कहते हैं, यानी डिस्काउंट ऑन री इश्यू। तो याद रखो, डिस्काउंट ऑन री इश्यू या लॉस ऑन री इश्यू इज एडजस्टेड फ्रॉम द अमाउंट फोरफीटेड व्हाइल फोरफीटिंग द शेयर्स। यानी जब कंपनी ने शेयर्स को फोरफीट किया था तो उस वक्त कुछ पैसा भी लिया था, उससे एडजस्ट यहां कर दिया। लेकिन अब आफ्टर एडजस्टमेंट जब कंपनी ने शेयर फोरफीचर का पैसा एडजस्ट कर दिया डिस्काउंट में, तो हो सकता है कुछ पैसा फोरफीचर में बच गया हो। तो जो पैसा रीइश्यू शेयर से रिलेटेड बचा है, कौन सा पैसा? टोटल पैसा नहीं। शेयर फोरफीचर में तो बहुत सारे शेयर्स का पैसा था, लेकिन यहां कंपनी हो सकता है सारे शेयर रीइश्यू कर रही हो या कुछ शेयर्स रीइश्यू कर रही हो। तो जितने शेयर रीइश्यू किए हैं उतने शेयर का प्रोपोर्शन एडजस्ट किया, और अगर बच गया फोरफीचर में तो वो पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। मैं अभी आपको बोर्ड पर पढ़ाता हूं। यहां देखो, नोट लिखो, ये मैं आपको नोट करा देता हूं। एक डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर इज एडजस्टेड, यानी डिस्काउंट ऑन रीइश्यू जो है वो एडजस्ट किया जाता है फ्रॉम अमाउंट फोरफीटेड। इज दैट क्लियर? यानी कहां से किया जाता है उसको? फोरफीटेड अमाउंट से, दैट इज शेयर, दैट इज शेयर फोरफीचर अकाउंट। यानी शेयर फोरफीचर अकाउंट में अमाउंट फोरफीटेड पड़ा हुआ है, एंड द अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेड, जो एडजस्ट नहीं हुआ, विच इज नॉट एडजस्टेड ऑन रीइश्यू। यस, अब देखो यहां पर जब कंपनी ने इश्यूड एट पार किया था तो यहां डिस्काउंट तो है ही नहीं, लॉस भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जो फोरफीचर शेयर्स का पैसा था वो अभी भी फोरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है वो एडजस्ट नहीं हुआ। तो जब पैसा एडजस्ट ना हो तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन अब प्रीमियम के केस है, यहां तो बल्कि कंपनी ने एक्सेस लिया, यहां तो नुकसान की जगह कंपनी को फायदा हुआ, तो यहां भी एडजस्ट नहीं हुआ। एडजस्ट कहां होगा? सिर्फ डिस्काउंट के केस में। इन दोनों केसेस में तो एडजस्ट हुआ ही नहीं है, तो यहां पर कहेंगे अनएडजस्टेड अमाउंट ऑफ रीइश्यू शेयर्स। इज दैट क्लियर? यहां भी आप ये कहेंगे। तो अनएडजस्टेड अमाउंट यानी विच इज नॉट एडजस्टेड, द अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेड ऑन रीइश्यू is transfer to capital reserve, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। इज दैट क्लियर? अब कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होगी तो वो याद रखो, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट क्या होगी एंट्री? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व तीनों केसेस में होगा। अगर पार पर किया है तो यहां पर पूरा का पूरा पैसा एडजस्ट नहीं हुआ, तो यहां पर आप एंट्री करेंगे, दो एंट्री करेंगे रीइश्यू में, एक ये वाली होगी रीइश्यू की और एक होगी ट्रांसफर की। यहां भी दो एंट्री, यहां भी दो एंट्री, बट फर्क ये था कि ये मैंने टर्म्स के अकॉर्डिंग एक साथ लिख दी, कैपिटल रिजर्व की तीनों केसेस में होगी।
इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बच गया आपके पास कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट कैसे किया जाए। कभी कभी क्या होता है, कंपनी ने जितने शेयर्स फोरफिट किए थे सारे शेयर रीइश्यू कर दिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी ने जितने शेयर्स फोरफिट किए थे सारे शेयर नहीं किए, कुछ शेयर्स कर दिए। अगर कंपनी उस केस में कुछ शेयर्स को रीइश्यू करती है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करने के लिए, वो मैं आपको फॉर्मूला अभी बताता हूं। तो फॉर्मूला है आपके पास कैपिटल रिजर्व निकालने का। क्या फॉर्मूला होगा कैपिटल रिजर्व निकालने का? मैं यहां लिख देता हूं उसको। चलिए मैं इसको यहां लिख देता हूं। कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? कैपिटल रिजर्व को निकालने का फॉर्मूला है आपके पास अमाउंट फोरफिटेड। अमाउंट फोरफिटेड यानी जितना कंपनी ने पैसा फोरफिट किया था और शेयर्स फोरफिटेड, और कंपनी ने कितने शेयर्स फोरफिट किए थे। इज दैट क्लियर? यानी कंपनी ने टोटल कितना पैसा फोरफिट किया और कितना शेयर्स फोरफिट किए, इन दोनों का डिवीजन निकाल लो तो ये निकल कर आएगा अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर, यानी एक शेयर पे कितना किया, क्योंकि यहां पर टोटल अमाउंट है, यहां टोटल शेयर्स है। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाइड करना होगा री इश्यूड शेयर से। किससे मल्टीप्लाइड करना होगा? री इश्यूड शेयर से। तो यानी री इश्यूड शेयर का निकल कर आ जाएगा पैसा। मान लो कंपनी ने, एग्जांपल है, अभी ये कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन, मान लो कंपनी ने 800 रुपए फोरफिट किए और शेयर थे आपके पास 100, तो यानी एक शेयर पर कितना हो गया? 8 रुपए। अब कंपनी ने टोटल अमाउंट तो फोरफिट किया था 800 और शेयर कितने थे एक बंदे के? एक 100, तो यानी एक शेयर पे कितना पैसा मारा जब्त किया कंपनी ने? 8 रुपए। लेकिन इसमें से कंपनी ने जो शेयर्स रीइश्यू किए थे, मान लो रीइश्यू किए थे कंपनी ने 60 शेयर्स। कभी कभी कंपनी 100 यानी पूरे भी कर सकती है 100, या कभी कंपनी कम कर सकती है यानी 80। तो याद रखो रीइश्यूड शेयर फोरफिटेड शेयर से कभी भी कम हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। अब 80 शेयर्स पे कितना, और उसके बाद माइनस करेंगे यहां पर माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। अब कंपनी ने जितना डिस्काउंट दिया उसको माइनस कर दो, लेकिन डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर नहीं है, टोटल डिस्काउंट है, इसलिए मैंने टोटल लिख दिया। तो टोटल डिस्काउंट ऑन रीइश्यू यानी यहां जो पैसा आएगा ये कहलाता है डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। इज दैट क्लियर? तो कैपिटल रिजर्व तभी होगा जब आपके पास अनएडजस्टेड अमाउंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि जितना पैसा कंपनी ने फोरफिट किया था वो सारा का सारा डिस्काउंट दे दिया, कंपनी ने अपने पास एक पैसा भी नहीं बचाया, तो उस केस में कैपिटल रिजर्व होगा ही नहीं, क्योंकि कैपिटल रिजर्व तभी आता है जब शेयर्स फोरफिटेड का अमाउंट डिस्काउंट ऑन रीइश्यू में एडजस्ट ना हो पाए, यानी एडजस्ट हो उसके बाद बच जाए, यानी कंप्लीट एडजस्ट ना हो। अगर कंप्लीट एडजस्ट यहां हो गया तो फिर आपका पैसा नहीं बचा, और जब आपका पैसा नहीं बचा तो उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेट अस इसी क्वेश्चन को मैं आगे देखता हूं। मान लो कंपनी ने 800 शेयर थे, 100 शेयर उसने, और कंपनी ने 100 के 100 रीइश्यू कर दिए, और डिस्काउंट कितना था आपका? 800 रुपए का डिस्काउंट दे दिया कंपनी ने। इट मींस क्या हुआ? जीरो आ गया कैपिटल रिजर्व। कैसे जीरो आ गया खुद सोचो। 800 बाई 100 इंटू 100 शेयर माइनस का 800, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 800 माइनस का 800, इट मींस जीरो। क्योंकि जितना डिस्काउंट, जितना अमाउंट फोरफिटेड था कंपनी ने उतना ही डिस्काउंट दे दिया और सारे शेयर रीइश्यू कर दिए, तो उस केस में कैपिटल रिजर्व क्या आ जाएगा? जीरो। और आपको पता है जीरो की एंट्री नहीं होती। तो इज दैट क्लियर?
आई होप, मुझे लगता है कि आपको यहां सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कंपनी शेयर्स को कैसे फोरफीट करती है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। अब इस वीडियो में सिर्फ रीइश्यू है। कंपनी पार पर इश्यू करती है, प्रीमियम पर करती है, डिस्काउंट पर। डिस्काउंट मैक्सिमम उतना होगा जितना कंपनी ने पैसे को फोरफीट किया है। जैसे मैं फिर आपको बता देता हूं, मान लो कंपनी ने 10 रुपए का शेयर इश्यू किया था ए को, और 8 रुपए उसमें से कॉल्ड अप थे, 8 में से 5 रुपए पेड अप थे। 8 रुपए कॉल्ड अप, 5 रुपए पेड अप, तो 3 रुपए क्या हो गए आपके अनपेड अप। तो कंपनी ने कितना पैसा फोरफीट किया? 5 रुपए एक शेयर पर। तो अब जब कंपनी रीइश्यू करेगी डिस्काउंट पे, तो एक शेयर पर 5 रुपए तक डिस्काउंट दे सकती है। तो यानी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो गया? 5। हो सकता है कंपनी 4 रुपए दे, 3 पे डिस्काउंट दे दे, 2 का डिस्काउंट दे दे। तो कंपनी डिस्काउंट तो कम कर सकती है, बट मैक्सिमम कितना होगा? पेड अप। यानी जितना कंपनी ने पहले से फोरफीट किया है, यानी जब फोरफीट किया था उस वक्त उस बंदे ने कितना पे किया था, उतना ही डिस्काउंट हो सकता है। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। कैपिटल रिजर्व तीनों केसेस में होगा, अनएडजस्टेड के केस में। अगर अनएडजस्टेड नहीं है तो नहीं हो पाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद एक नई वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं इसकी सारी प्रॉब्लम्स कराऊंगा, यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, तो मैं आज ऑफ यहीं करता हूं इस क्लास को। ओके, थैंक यू।